Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Well, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं और इस वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म दैट टुक प्लेस अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है। एंड बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब टू you need to follow our Instagram and Telegram channel, link डिस्क्रिप्शन में दिए। एंड इफ़ यू वांट टू बाय द कंप्लीट वीडियोस, पूरी वीडियोस चाहिए आपको तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे, जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे में आपके, उस पर कॉल करके यू कैन इंक्वायर अबाउट द फुल वीडियोस। यू विल गेट द फुल वीडियोस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस अलॉन्ग विद द नोट्स। ऑल राइट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आते हैं। अब लिबरलाइजेशन के अंदर में मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या चेंजेस आए थे ड्यूरिंग दी लिबरलाइजेशन। सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर मतलब सिर्फ बैंक नहीं, ये सारे सेक्टर्स ये फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूडेड हैं। तो पहला, अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाया गया? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। वी ऑल नो आरबीआई कौन है? आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक। ये सारे बैंक को गवर्न करता है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी जो है कंट्रोल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। 1991 के पहले आरबीआई का जो कंट्रोल था बैंक्स के ऊपर में वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था मतलब आरबीआई बैंक्स के हर डिसीजन लेता था। इनफैक्ट ये भी लेता था कि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स पे और लोन जो देती है बैंक, उस पर कितना इंटरेस्ट लेगी या देगी। बट एक्चुअली हुआ क्या, जब 1991 में इंडिया में जब प्राइवेट बैंक्स की आने की बात हुई, पहले तो प्राइवेट बैंक को अलाउ नहीं किया जाता था इंडिया में। 1991 के टाइम में मेजरली एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यही सब बैंक थे, राइट। तो क्या था कि सारे बैंक्स का डिसीजन आरबीआई लेती थी कि कौन सा बैंक कितना मतलब कौन सा नहीं, सारे बैंक के लिए एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देती थी कि कितना इंटरेस्ट देना है और कितना इंटरेस्ट लेना है। और बाकी भी बैंक के मेजर डिसीजन जो थे, मेजर छोड़ दो, छोटे छोटे डिसीजन भी आरबीआई ही लेती थी। तो अब क्या है ना, किसी बैंक के पास रीज़न नहीं था इंडिया में आकर के बिजनेस स्टार्ट करने को, क्योंकि सपोज करो कि जितने भी बैंक्स, जैसे आईसीआईसीआई बैंक उस समय आया तो उसको बिजनेस नहीं मिलता उस समय। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता उस समय कि एक नए बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मैं अपने पैसे जमा करूं, या एसबीआई जो बहुत पुराना बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उस पर पैसे जमा करूं, मैं एसबीआई में ही जमा करूंगा। क्यों? पहला रीज़न तो ये है कि एसबीआई सेफ है, सिक्योर्ड है, वेल नोन बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। दूसरा, जो फैसिलिटी एसबीआई आपको देगा वही फैसिलिटी आपको आईसीआईसीआई से मिलनी थी, बिकॉज आईसीआईसीआई का भी डिसीजन आरबीआई ही लेता और एसबीआई का भी डिसीजन आरबीआई लेता। तो बेसिकली जब हर डिसीजन आरबीआई ले रहा था तो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को अलग से कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो 1991 तक तो आरबीआई ने पूरे बैंक को कंट्रोल किया। बैंक क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आरबीआई के हाथ में था। लेकिन 1991 के बाद आरबीआई ने कंट्रोल को लिबरलाइज किया, कम किया। आरबीआई ने अब बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो इंटरेस्ट लेना चाहते हो लो, मार्केट के हिसाब से कंपटीशन देख लो, उसके हिसाब से लो। आरबीआई स्टार्टेड प्लेइंग अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर। ठीक है, देखो आरबीआई जो था वो रेगुलेटर था पहले, 1991 के पहले। रेगुलेटर मतलब सब कुछ वो ही कंट्रोल करना था। मैंने पिछले वीडियो में आपको रेगुलेटर का मतलब समझाया था। रेगुलेटर से क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया। अब आरबीआई ने बैंक को रेगुलेट करना, कंप्लीटली जो रेगुलेट कर रहा था छोड़ दिया। रेगुलेट तो खैर अभी भी करता है आरबीआई, लेकिन जो मेजर पार्ट्स है वहाँ पे। लेकिन बैंक्स को फ्रीडम दे दिया कि आपको डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट लेना है लो, आपको लोन पे जो इंटरेस्ट देना है दो, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देना है दो, लोन पे जो इंटरेस्ट लेना है लो। आरबीआई सिर्फ मेजर टूल्स के साथ, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ये सब के साथ अपना डिसीजन लेते थे और उसके बेसिस पे बैंक को जो सही लगता था बैंक अपना इंटरेस्ट रेट उतना रखते थे। आज भी आप बैंक में जाओ तो हर बैंक में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट ज़रूर मिलेंगे आपको, क्योंकि अब जो है आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं करता है। तो आप देखना गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है लोन पे। आप प्राइवेट बैंक में जाओगे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आरबीआई 1991 के बाद फैसिलिटेटर बन गया, बैंक्स को बस गाइड करने लगा, हेल्प करने लगा, रास्ता दिखाने लगा, लेकिन बैंक्स को रेगुलेट करना उसने छोड़ दिया था, ठीक है।
For example, up to 1991, RBI was deciding the interest rate for banks on loans given and deposit taken. जो मैंने बताया आपको. After liberalization, bank could charge their own interest rate on loan and choose to give suitable rate on deposit. This step increased the competitiveness in the banking sector. जब ये हुआ तो competitiveness बढ़ा बैंकिंग सेक्टर में, और जहाँ competition आ जाए ना वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना ही होना है. इससे पहले तो कंपटीशन था नहीं. 1991 के पहले हर एक बैंक सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था. तो हुआ क्या ना, जब 1991 के बाद आरबीआई ने ये स्टेप लिया, इट बिकेम अ फैसिलिटेटर, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक का इन्फ्लो हुआ. आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक. तो ये आकर के इंटरेस्ट इन्होंने कम कर दिया. ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ देने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, लोग ग्रेजुअली गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक में शिफ्ट होने लगे. तो गवर्नमेंट बैंक को लगा कि हमें अपने कस्टमर्स को अगर रोकना है तो हमें भी अच्छी सर्विस देनी होगी. तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट बैंक की भी सर्विस ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है. नाउ इफ़ यू सी बैंक्स लाइक एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर स्टिल नॉट अप टू द मार्क, बट ग्रेजुअली अपना लेवल वो बढ़ा रहे हैं. ठीक है. दूसरा, तो पहला लिबरलाइजेशन क्या किया, आरबीआई का रूल चेंज किया. दूसरा क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचएसबीसी, एबीएन एमरो. हालांकि कुछ बैंक फिर अभी छोड़ के चले भी गए, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक इंडिया में आए अपना बिजनेस करने, क्योंकि उनको लगा कि अब हम कर सकते हैं, बिकॉज आरबीआई का रोल अब चेंज हो गया है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था 1991 के पहले, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ज़्यादा होने नहीं देती थी. देखो, एक डर था इंडिया को कि 1947 से बड़े ही मुश्किल से अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला था. इंडिया को ये डर था कि वापस अगर हम फॉरेनर्स को अलाउ करें अपने कंट्री में बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं वापस से उस दलदल में फंस जाएं. तो एक तो डर ज़रूर था. ठीक है, हालांकि यहाँ नोट्स में नहीं लिखा है, बट आई हैव रेड दिस इन लॉट ऑफ आर्टिकल्स. और दूसरी बात ये थी कि इंडिया चाहता नहीं था कि हम अपना प्रॉफिट किसी से बांटें, क्योंकि देखो, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, तो आपको अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, अच्छे लोगों को जोड़ के अपने बिजनेस का प्रॉफिट उनके साथ बांटना होगा. इंडिया ये नहीं समझ रही थी, ये नहीं चाह रही थी, बिकॉज दैट टाइम इंडिया थॉट कि जो करेंगे हम ही करेंगे, और हम ही कमाएंगे, हम ही खाएंगे, हमारे ही सिटीजन्स खाएंगे. बट ग्रेजुअली फिर इंडिया रियलाइज़ किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा, उनका पैसा चाहिए, बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं था. फर्स्ट, उनका टेक्निकल नो हाउ चाहिए, उनका एक्सपीरियंस चाहिए. तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली इंडिया ने एफआईआई, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज़ फर्स्ट जो शेयर्स के थ्रू आते हैं, एंड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में आते हैं. ठीक है, दोनों का लिमिट बढ़ाया कि वो अब बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप एचडीएफसी देखो या आईसीआईसीआई देखो या एसबीआई देखो, इसमें बहुत सारे एफआईआईज का भी पैसा लगा हुआ है. एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे कंट्री में जो फॉरेनर्स शेयर्स के थ्रू बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको एफआईआई कहते हैं. ठीक है, एफपीआई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. तो इंडिया ने ग्रेजुअली क्या किया, लिमिट बढ़ा दिया. पहले लिमिट था कि आप थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कर सकते हो. ग्रेजुअली इंडिया ने लिमिट बढ़ाना चालू किया कि आप 20% कर सकते हो, फिर 30% कर सकते हो, 30% ऑफ द बिजनेस का वैल्यूएशन, जितने भी शेयर्स हैं उसका 30% शेयर्स आप मैक्सिमम खरीद सकते हो. तो एक लिमिट बढ़ाते इंडिया ने काफ़ी लिमिट बढ़ाया है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनका पैसा आया है अपने कंट्री में, उनका एक्सपीरियंस आया है, और उससे काफ़ी बिजनेस ग्रो किया है. ठीक है, so the limit of foreign investment in bank was raised to 50%. Foreign institutional investments such as merchant bankers, mutual fund and pension fund were allowed to invest in Indian financial market, जो पहले अलाउड नहीं था. जनधन योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने, जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो विलेज गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा है बट ये बैंक में नहीं डाल रहे हैं. ठीक है, तो बैंक्स में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो उनका पैसा जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, बल्कि जो पैसा बैंक में नहीं डाल के वो क्या कर रहे थे, अपने ही घर के ज़मीनों में रखा हुआ था पैसा. ठीक है, ज़मीन के नीचे रखा हुआ था ताकि सेफ रहे पैसा, और ये फैक्ट है. तो क्या हुआ ना, तो जनधन योजना लाया गया. तो मोदी गवर्नमेंट ने गांव-गांव जाकर के, एक-एक विलेज में जाकर के लोगों को समझाया कि बैंक में पैसा रखने का क्या एडवांटेजेस है, और उनका पैसा बैंक में 100% सेफ है. एक तो विलेज के लोगों को, ऑल दी विलेज पीपल, दे बीन लूटेड बाय द लोकल मनी लेंडर्स, और उनका ना विश्वास उठ गया है कि अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो हमें बैंक इंटरेस्ट देगी. फॉर देम दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि अगर हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगी.
लेकिन गांव के लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे, उनको ऐसा लगता था। और ऐसा लगना बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज उनको बहुत ही बेवकूफ़ बनाया गया है जो गांव के लोकल मनी लेंडर्स हैं। मतलब 4-4 महीने 5-5 महीने में इंटरेस्ट डबल कर देते थे वो। मतलब आपने अगर 10,000 रुपया लोन लिया है तो इंटरेस्ट के साथ 5 महीने के बाद 20,000 देना है। तो उनको लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बैंक पैसे लेके भाग जाएगा। तो उनको जाके ट्रेनिंग दी गई, हर एक गांव में जाके विलेज पीपल दे वर ट्रेंड कि गांव पैसा बैंक में क्यों सेफ़ है, बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, पैसे कैसे जमा करने हैं, कैसे विड्रॉ करने हैं। तो क्या हुआ, वो ट्रेनिंग दे करके उनके अकाउंट्स खुलवाए गए। और जब उनके अकाउंट्स खुलवा गए, इंडियन इकोनॉमी को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि उनका पैसा जब बैंक में आया तो बैंक ने वो पैसे को मोबिलाइज़ किया। मतलब वी ऑल नो दैट बैंक में जो पैसे जमा होते हैं, बैंक उसी से आगे इंटरेस्ट देता है, राइट। तो बैंक में पैसे जब आए ना जनधन योजना में, तो इकोनॉमी में पैसे की जहाँ जहाँ शॉर्टेज थे, बैंक्स उनको लोन दे सकी। और जब उनको लोन दिया गया तो वो सेक्टर डेवलप हुआ। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है जनधन योजना के बाद। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड स्कीम। तो क्या हुआ था, इसमें अकाउंट खुलवाया गया था गाँव के लोगों को। है बहुत सिंपल, लेकिन अगर इसको डेप्थ में समझे तो बहुत डीप बात है ये, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री जनधन योजना टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप। दिस योजना हैज़ एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ओपनिंग मोस्ट बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द वीक स्टार्टिंग 23 अगस्त 2014। As of January 28, 2015, 12.31 crores bank account have been opened, which of which 7.36 crore in rural area and 4.95 crore in urban area। आप सोचो, इतने अकाउंट्स खुलवाए गए, हर एक अकाउंट में अगर मैं कहता हूँ 10,000 भी आया हो तो कितना पैसा इंडियन इकोनॉमी के पास आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मुद्रा बैंक। वी हैव रेड अबाउट मुद्रा बैंक इन द प्रीवियस वीडियो। मुद्रा बैंक में क्या था, लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई क्या हो गया, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, ये हमने पढ़ा था मुद्रा बैंक के बारे में, वॉज सेटअप इन अप्रैल 2015। ये हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ था वो मुद्रा बैंक। हमने स्मॉल स्केल सेक्टर में, देखो ये सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो देख के आपको याद हो जाएगा, जैसे सेकेंड वीडियो पार्ट 2 में, ठीक है। तो मुद्रा बैंक खोला गया। इस बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको पैसा दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में दीज चेंजेस टुक प्लेस, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया का वाकई ही बहुत ग्रो किया, ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिस्कल रिफॉर्म पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।